जय हिंद, सभी को नमस्कार। जय महाकाल, जय महादेव। शिवरात्रि की आप सभी साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। और शिवरात्रि के अवसर पर आज अजमेर के चौहान को अपने पढ़ लेंगे। पढ़े फिर? नहीं, अब युद्ध नहीं करेंगे आज। तो देखो, अपने जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे चौहान वंश। और कहाँ के चौहान पढ़ रहे थे? अजमेर के। और अजमेर के चौहानों में सबसे प्रतापी शासक पढ़ रहे थे। और सबसे प्रतापी शासक का जो नाम है वो क्या है? पृथ्वीराज चौहान। यही है। शासनकाल बताओ। 1192। ये पृथ्वीराज चौहान का टोटल शासनकाल है। कल मैंने जो कहानी बताई थी लास्ट, एक बार पुनः बता देता हूं। पूरा सन मैं कंप्लीट रिवीजन मरवा देता हूं, आप मेरे को बताओ। एक तो 1166 याद रखना है, फिर 1177, फिर 1178, 1182, फिर वापस 1182, 1184, 1191 और 1100। इतने सन पढ़े थे कल। दूसरा मैं एक बार पुनः बता दूंगा। इसके अंदर हुआ इनका जन्म, किसका? पृथ्वीराज चौहान का। यहां पर हुआ राज तिलक, ठीक है, याद है। 78 में नागार्जुन का दमन। नागार्जुन इसका चचेरा भाई था। अपर गांगे और नागार्जुन इसके चचेरे भाई थे। तो नागार्जुन का दमन किया गुरुग्राम में। 82 में बयाऊं बंडाणक, पहला सारों पहला बंडाणकों का दमन। बंडाणक याद है ना, कौन थी? सतलज प्रदेश से आई जाती। और 82 में एक युद्ध हुआ तुमुल का, जिसमें परिमर्दी देव चंदेल को हराया। 84 में नागौर का युद्ध, नागौर के युद्ध में भीमदेव द्वितीय को इसने परास्त कर दिया था। वो इंचनी को लेकर प्रेम विवाद बताते हैं, उसको लेकर। ये था त्राइन का पहला युद्ध, इसमें गोरी की हार होती है। और ये है त्राइन का दूसरा युद्ध। इसमें गोरी की क्या होती है? जीत होती है। त्राइन का द्वितीय युद्ध के बाद द्वितीय दोनों 1192 में। तो हम जो अभी पढ़ेंगे 1192 वापस, ठीक है। थोड़ी बातें कल जो है वो खाने के लेट हो गए थे अपने क्लास में, दूसरे गुरुजी आ गए थे, इसलिए बीच में छोड़ दिया था। त्राइन का द्वितीय युद्ध। चलो ये बताओ, गोरी ने बठिंडा में किस गाजी को नियुक्त किया, किस गवर्नर को नियुक्त किया था? जियाउद्दीन। वेरी गुड। ये जो युद्ध होता है वो कहां पर? हरियाणा में। हरियाणा में ये युद्ध दो सेना के मध्य होता है। एक तरफ गोरी, और गोरी ने वो यहां पर चाल खेली बहुत बड़ी। और दूसरी तरफ जो सेना लेकर खड़ा वो कौन कौन? एक तो था पृथ्वीराज, और दिल्ली का गवर्नर जिसका नाम क्या है? गोविंद राय। और गोविंद राय के बाद खांडे राव। और खांडे राव के बाद याद रखना इसका एक सेनापति, इसका नाम था समर सिंह। ये मेवाड़ का था। तो मैं आपको बताता हूं ना, ये सामंत वगैरह की प्रथाएं शुरू से चली हैं, आज की नहीं है। तो सेनापति समर सिंह, ये प्रश्न आ जाता है कि पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था, तो इसमें ऐसे नाम दिया जाता है समर सिंह, ठीक है। नहीं, खांडे राव थे, ऐसे देखा जाए तो सेना में वो सेनापति का काम करेंगे। लेकिन सेनापति सहायता के लिए जो आया था वो था मेवाड़ का समर सिंह, ठीक है। ये बात याद रखना। अब इस युद्ध के अंदर गोरी की क्या होती है? जीत। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, जब इसने वो चाल खेली और सभी, जब सेना बिखरी हुई थी उसको मरवा दिया, ये कल कहानी बता दी थी, तो पृथ्वीराज भागकर कहां गया? घर नहीं, सिरसा चल गयो। और सिरसा गठ है, मुझे ऐसा याद रहा कल शायद इशार बोल दिया था मैंने यहाँ। अगर वो ऐसे हो गए तो वो त्रुटि है, वो सुधार कर लेना। तो सिरसा हरियाणा में, कहते हैं सेनापतियों ने पीछा कर कर इसको जो है वो मार दिया, कुछ तो ये बात कहते हैं। लेकिन पृथ्वीराज रासो के अंदर क्या कहानी मिलती है? वो ये मिलती है कि नहीं, मारा नहीं था। सिरसा के अंदर पृथ्वीराज चौहान तृतीय को कैद कर लिया गोरी ने, और कैद कर कर कहां ले गया? गजनी ले गया।
गजनी ले गया। कौन ले गया? गोरी। गोरी इसे कहां ले गया? गजनी। और जब पृथ्वीराज चौहान तृतीय को गोरी गजनी लेकर गया तो ऐसा बताया जाता है कि इसने दरबार में इसको पेश किया गया, और जैसे ही इसको दरबार में पेश किया गया तो ये ऐसे देख रहा। तो गोरी ने कहा कि आंखें नीचे कर। तो उसने कहा कि एक राजपूत राजा की आंखें ऐसे ही रहेंगी, तेरे में दम है तो नीचे करवा ले। तब इसने क्रोध में आके गोरी ने उसकी दोनों आंखों में गरम गरम सरिये जो वो नोच दिए थे, इससे ये अंधा हो गया था। कौन? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय यहाँ पर अंधा हो गया। और एक तरह से आपको पता है, संसार अगर अपनी आंखें नहीं है तो संसार खत्म है, कुछ नहीं देख सकते अपने। ठीक है, बस सुन सकते हैं जो बोल रहे हैं लोग। तो आंखें शरीर का बहुत प्रिय अंग है, और इसमें इन्होंने पृथ्वीराज चौहान तृतीय की आंखें क्या है खत्म कर दी। लेकिन उसके बाद एक बात और याद रखनी है आप, पृथ्वीराज के पास एक घोड़ा था जो ये लेकर भागा था ना उसको, उस घोड़े का नाम पूछ लेते हैं। तो घोड़े का नाम क्या है? नाट्यरंबा। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के घोड़े का नाम क्या था? नाट्यरंबा। ये बात याद रखना। अब घटना क्या होती है, इस बात की सूचना लगी हाथ। अब ये कहानी पूरी होगी द्वितीय युद्ध की। अच्छा, एक त्राइन का कितने युद्ध हुए? त्राइन के अगर पूछे तो त्राइन के 3 युद्ध हुए। त्राइन का पहला युद्ध 1191 में, त्राइन का द्वितीय युद्ध 1192 में, त्राइन का तृतीय युद्ध, त्राइन का तृतीय युद्ध, ये नोट लगा के लिख लेना। ये दिल्ली सल्तनत में होता है 1215 में। दिल्ली सल्तनत 1206 में भारत में राज करने लग जाता है। और यह गोरी का ही एक दास था जिसका नाम था ताजुद्दीन यलदोज। उसी ने बगावत कर दी थी गोरी के साथ। तो ताजुद्दीन यलदोज वर्सेस इल्तुतमिश। और इस युद्ध में इल्तुतमिश की क्या होती है? जीत। और ताजुद्दीन यलदोज जो हार जाता है। तो ये था त्राइन का। तो लिखो, फिर मैं वो आगे की कहानी जो वो बता देता हूँ आपको क्या हुआ। त्राइन का दूसरा युद्ध 1192 में, तीसरा 1215 में। दूसरे युद्ध में गोरी की जीत होती है, और अपने पृथ्वीराज जो है वो, लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यह निर्णायक नहीं था युद्ध। अलग अलग मत मिलते हैं, लेकिन कुल मिला के बात ये आती है कि पृथ्वीराज के इसके बाद शासनकाल नहीं दिखाया जाता। तो हम फिर यही मानेंगे कि फिर कहाँ गया पृथ्वीराज। तो ये पृथ्वीराज वो राजसों में जो लिखा गया वो भी कहानी सिद्ध हो सकती है। ठीक है, सही वो भी हो सकता है, लेकिन वो थोड़ा मन गढ़ंत बातें भी उसमें काफी ज्यादा मिलती है। तो इसलिए थोड़ा इतिहासकार उस पर विश्वास नहीं करते हैं। चलो बोलो, इतना लिख लिया आपने? अच्छा, ये बात किसने लिखी सर, ये सिरसा में मारा गया था? तो वो जो इतिहासकार हुआ था उसका नाम था सिराज। सिराज का जो ग्रंथ है उसका नाम है तबकाते नासिरी। तबकात ए नासिरी। तबकाते नासिरी के अंदर इसने लिखा था कि ये सिरसा में मारा गया। लेकिन ये घटना तो हम कैसे बता सकते हैं, क्योंकि दरबार में इसके पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में जो था चंदू चंद्रवरदाई, उसकी बात सच मानेंगे? क्यों मानेंगे? तो नहीं मानोगे तो सुन लो, फिर कहानी तो सुन ही लो। चले आगे। ये लिखा हुआ है सिराज। कवि कौन है? सिराज। ग्रंथ कौन सा है? तबकाते नासिरी। इसमें बताया कि ये सिरसा में मारा गया था। अच्छा, कई ये कहते हैं सर स्क्रीनशॉट लेने दिया करो। मैं थोड़ा साइड में हूँ तो खुद ले लिया करो, ऐसे कहना ना पड़े। ठीक है, कि स्क्रीनशॉट ले लिया करो। उतारो उतारो, आराम से उतारो, कोई बात नहीं।
बोलो समझ में आई? अब देखो आगे हम पढ़े पृथ्वीराजों के अनुसार, पृथ्वी राज रासो, इसके अनुसार पूरी कहानी पढ़े तो ये क्या मिलता है इसके अंदर? इसके अंदर हमें जो जानकारी मिली है वो ये मिली है कि नहीं, ऐसे नहीं हुआ। गौरी जो है वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय को कहां ले गया था? गजनी। कहां ले गया था? गजनी कहाँ है गुरु जी? गजनी अफगानिस्तान में है। गजनी कहाँ है? अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान ले गया। तब ऐसा बताया जाता है कि पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ लिखा है उसके अंदर लिखी ये जानकारी मिली है, और ये ग्रंथ लिखा चंद्रवर दाई ने। चंद्रवर दाई का एक बेटा जिसका नाम है जलन, इसने आधा ग्रंथ लिखा और आधे जो ग्रंथ बाद की कहानी है वो अपने बेटे को दे दिया। ग्रंथ कहला, बेटा इस ग्रंथ को तू पूरा करना, मैं जा रहा हूं मेरे दोस्त के पास जिसका नाम है पृथ्वीराज। फिर ये लिखनी नहीं है कहानी, है सुननी सुननी आपको, ठीक है? मैं उसके पास जा रहा हूं। तब ऐसा बताया जाता है कि चंद्रवरदाई गौरी के पास गया गजनी, अलग भेष के अंदर, और जाकर बोलता है कि जिस व्यक्ति को आपने कैद कर रखा वो छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, उस व्यक्ति को एक कला आती है और वो कला शब्द वेदीवान की है। शब्द वेदीवान, देखो ये कला हर कोई व्यक्ति नहीं सीख पाता था, कुछ ही लोगों के पास थी। भगवान राम के पिताजी का नाम क्या था? दशरथ जी के पास थी ये कला। आपने कहानी सुनी होगी, रामायण का ही हिस्सा है। श्रवण कुमार जब अपने माता पिता को यात्रा करवा रहे थे, आपने देखा होगा वो सीन, क्योंकि कहते हैं कि बेटा हो तो श्रवण कुमार जैसा ना सुनने को मिलता है। एक घटना सुनने को मिलती है, दशरथ जी को शब्द वेदीवान की कला आती थी। तब ये बताते हैं कि समुद्र यानी तालाब के किनारे कोई ऐसी कहानी मिलती है, समुद्र के किनारे या कोई नदी के किनारे। उसने कहा कि मैं क्या इसके अंदर कोई भी जानवर पानी पीने आएगा ना तो मैं उसको वहीं मार दूंगा, क्योंकि पानी पिएगा गप, इस तरह से आवाज आएगी पानी के अंदर, वो चोंच भरेगा, जैसे ही सर जो है वो पानी के अंदर झुकाएगा तो आवाज आएगी पानी की, और मैं वहीं से आंख पे पट्टी बांध रखी, मैं वहीं से उसको मार दूंगा। तब ऐसा बताया उस दिन ही ऐसा था, कोई जानवर तो आया नहीं, और श्रवण कुमार के पिताजी और माता को प्यास लगी थी पानी की। तो श्रवण कुमार अपने माता पिता को यहाँ एक साइड जंगल में छोड़कर पानी भरने चला गया, और बताया जाता है जैसे ही उसने पानी भरा तो वो पानी की आवाज आई, और जैसे ही पानी की आवाज आई दशरथ ने तीर मारा तो श्रवण कुमार के लगा, और बताते हैं इस तीर से जो है वो श्रवण कुमार की मृत्यु हो जाती है। तब उसने कहा कि मार दिया मुझे कोई बड़ी मतलब बात नहीं, मैं मानता हूँ ना मुझे अफसोस है, लेकिन मैंने अपने माता पिता का जो प्रण वो नहीं निभाया। तो ऐसे आप कहानी सुनते हो ना पूरी, तो दशरथ जी ने वो सौद वेदीवान के थ्रू उनको मारा था। तो वही कहानी यहाँ मिलेगी अपने को। पृथ्वीराज चौहान तृतीय को भी शब्द वेदीवान की कला आती थी। शब्द वेदीवान का मतलब होता है आवाज, आंखें बंद है, आवाज के सारे तीर चलाना। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय लिखते हैं कि गौरी को जब इतनी बात बताई तो गौरी खुश हो गई, क्या ऐसी कला भी किसी को आ सकती है क्या? इसको मतलब मरना तो तय है पृथ्वीराज का, लेकिन हम ये कला ही देखेंगे इसकी, फिर उसके बाद देखेंगे। और जब गौरी ये जो पृथ्वीराज से चंद्रवरदाई मिला तो रात में इन्होंने प्लानिंग कर ली कि अपने गौरी को कैसे मारना है। कल सुबह एक दरबार लगाया, पंडाल लगाया बहुत बड़ा, और एक घंटी यहाँ पर छोटी सी घंटी टांगी कि घंटी की जैसी ही आवाज चले आप उस घंटी के ऊपर तीर चला देना, हम मान जाएंगे कि आपको शुद्ध वेदीवान की कला आती है। यहाँ बैठा है गौरी, यहाँ पर चंद्रवरदाई, और इसी के पास कौन खड़ा है? पृथ्वीराज चौहान, हाथ में बांध ले रखा है। अब घटना क्या होती है? अब ये हुई घटना कि इनकी रात की प्लानिंग थी कि कैसे गौरी को जो है वो मारना है, तो गौरी यहाँ पर बैठा है। अब घटना होती है कि जैसी घंटी की आवाज आई पृथ्वीराज ने तीर नहीं चलाया, क्योंकि इनकी प्लानिंग थी पूरी। तब चंद्रवरदाई बोलता है कि भाई एक राजा जब दूसरे राजा को आदेश देगा तभी वो मानेगा कहना उसका, तभी तीर चलाएगा। इन लंजू फंजू खड़ा है, इनकी केणु थोड़ी तीर चलाओ। अब गौरी के दिमाग में इतना ये बात आई नहीं कि वो क्या चाहता है, तो गौरी ने बोला चला तीर, इतना ही तो चाहिए था। लेकिन यहां पर एक पृथ्वीराज ने जल्दबाजी नहीं की, बहुत सोच समझ के काम किया। अब पृथ्वीराज को आवाज तो आगे की वहां पर है व्यक्ति, लेकिन उसे ये नहीं पता था वो बैठा किस दिशा में, क्योंकि उसको मारना था एक तीर के अंदर।
और मान लो एक तीर खाली चली हो भी, क्या करना कर निकली हो, तो फिर सेना उनको मार देती। अब घटना क्या होती है कि यहां पर चंदू एक दोहा बोलता है, चंद्रवरदाई, क्या कि 4 बांस 24 गज उंगल अष्ट परमान, ता ऊपर सुल्तान चूक मती चौहान। पहला जो लंबाई है वो बांस में मापी जाती थी, कि 4 बांस 24 गज उंगल अष्ट पर सुल्तान बैठे हुए, बिना उड़ा दे। और इसने तीर खींची और धड़ाधड़ी सी मारी और अटै गोरी की मृत्यु। जैसे ही गोरी की मृत्यु हुई तो सेना दौड़ी किनको मारने के लिए, इनको। तो इन्होंने क्या किया, चंद्रवरदाई के हाथ में वो हथियार था, पहले तो किसको छुपा दिया, किसको गुफो दिया, पहले इसकी हत्या की पृथ्वीराज की, फिर खुद के गुफो लिया, फिर खुद मर गया। इनके लिए एक बात और बोली जाती है, एक साथ जन्मे थे एक साथ मरे थे, ये बोली जाती है, जबकि ऐसा नहीं हुआ था। ठीक है, एक साथ जन्म एक साथ मरण के लिए बोला जाता है, पृथ्वीराज और चंद्रवरदाई के लिए। इसी ग्रंथ में ये लिखा गया है, इसी ग्रंथ में ये लिखा है कि गोरी और पृथ्वीराज जो चौहान थे उनके बीच 21 बार युद्ध हुआ था, जबकि अमीर महाकाव्य में ये लिखा है कि नहीं, 7 युद्ध हुए थे। दोनों ही बात लिख देते हैं। गोरी की सॉरी पृथ्वीराज की मृत्यु कहां होती है, गजनी के अंदर। तो अगर आपसे प्रश्न 2 बनेंगे यहाँ, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की छतरी कहां बनी हुई है, तो गजनी। और गजनी जो अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है वर्तमान में, काबुल। तो काबुल के अंदर इनकी क्या है, छतरी। अब देखो आप क्या लिखोगे, आप इतना लिखोगे कि पृथ्वीराज रासों के अनुसार, देखो पृथ्वीराज रासों के अनुसार पृथ्वीराज तृतीय की मृत्यु गजनी में हुई। और ये पृथ्वीराज जो है, इसके 2 प्रश्न अब यहां याद रखना। इसकी छतरी कहां पर बनी है, और एक आता है सम्मारक, मृत्यु पर सम्मारक बनाया जाता है ना, वो सम्मारक कहां बना है, छतरी तो बनी है गजनी। गजनी बोले तो काबुल, काबुल किसकी राजधानी है, अफगानिस्तान की। और स्मारक जो बना वो तारागढ़ के किले में, तारागढ़ दुर्ग मैंने बताया था ना, अजय राज ने बनाया था। कहां पर है ये, कहां पर है बोलो, अजमेर में। तो यहां पर पृथ्वीराज का क्या बना है, स्मारक। ठीक है, इतनी बात याद रखना। अब लिखो इसके अंदर ही, पृथ्वीराज रासो, इसकी रचना की थी चंद्रवरदाई ने। जबकि पूर्ण किसने किया था, पूरा पूर्ण किया था पुत्र जलन ने, पूर्ण पुत्र जलन ने किया। ठीक है, ये लिखो। इसी के अनुसार गौरी व पृथ्वीराज के मध्य 21 युद्ध हुए, ये बताता है ग्रंथ। जबकि अमीर अट जो चंद्रशेखर ने लिखा था वो कहता है कि 7 युद्ध हुए थे। क्या हुआ, वो कहता है 21 युद्ध हुए और ये कहता है 7 युद्ध हुए। इस ग्रंथ में राजपूतों की कितनी शाखाएं बताई है, याद तो होगा, अग्निकुंड सिद्धांत 36। चलो भाई अब अपने आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़े।
देखो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है ये, आगे और चलेंगे इसमें कहानी, कौन कौन इसके समय भारत में आया था, प्रश्न काफी बनेंगे इससे। अभी तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय है, फिर पूरी कहानी पढ़ेंगे कि नेक्स्ट शाखा कैसे गई, और यहाँ जो मुस्लिम सत्ता है वो भारत में कैसे आती है, अब वो पूरी कहानी पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब बताओ, लिख लिया इतना। अब लिखो इसके दरबारी कवि। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी। तो पृथ्वीराज के दरबार में चंद्रवरदाई, जिसे पृथ्वी भट्ट भी बोलते हैं, ज्ञानक, बागीश्वर, जनार्दन, विषवरूप, विद्यापति गौड़, आसादर आदि विद्वान कवि व साहित्यकार थे। जानक ने पृथ्वीराज विजय तथा चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा था, ये नोट लगा के लिख लेना, भूल मत जाना कि पृथ्वीराज विजय किसने लिखा था। जय उसी की बोलेंगे जो विजय करेगा, ऐसे से याद रखना, जय विजय, जय विजय, जय या जय इसमें लगा हुआ ये देख लो, जहां जय लगा वहां जय लगा दो, बाकी बच गया वो चंद्रवरदाई का है। अच्छा, कई बार प्रश्न ये आ जाए, मान लो पृथ्वी भट्ट ग्रंथ, पृथ्वी भट्ट ने कौन सा ग्रंथ लिखा, तो पृथ्वी भट्ट यही है चंद्रवरदाई। फिर इसके नीचे लिखना, पृथ्वीराज ने दिल्ली में राय पिथौरा की आपादी धारण की थी ना, तो एक किला बनाया था राय पिथौरागढ़। क्योंकि दिल्ली में इनका अधिकार तो था ही, आपको पता ही है, दिल्ली में आना जाना अच्छा था, तो दिल्ली में जो किला बनवाया उसका नाम क्या था, राय पिथौरा। इसी पृथ्वीराज ने अजमेर में साहित्य व कला का एक विभाग खोला। इस विभाग का जो अध्यक्ष था वो पद्मनाभ था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की छतरी पूछे छतरी जहां मरा था, गजनी, और स्मारक अपने जहां रहते थे ये तारागढ़। तो लिख लिया। अब देखो भाई, अब पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है ये हो गया कंप्लीट अपना शासक। ठीक है, अब एक छोटी सी कहानी सुनो। वो अपनो राजस्थान
इधर लिखते हैं। राजस्थान का यहां पर इस प्रकार से जिला है। अब तो आकृति ऐसी होगी राजस्थान की, क्योंकि टूट गया अजमेर। अजमेर की आकृति ऐसी होगी। तो यहां पर जो अजमेर है, और अजमेर में किसका राज था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के काल में ही एक व्यक्ति आया फारस से गोरी के साथ। कहां पर? अजमेर। और उस व्यक्ति का नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म कहां हुआ था? सजरी, फारस के अंदर। तो ये एक अजमेर आया था। ठीक है, तो पहले अपन बात करते हैं ख्वाजा साहब की। तो लिखेंगे ख्वाजा, लिखो साथ साथ, मोइनुद्दीन चिश्ती। राजस्थान में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अब इसके बारे में लिखें तो सबसे पहले पॉइंट इसका पूछा गया एग्जाम में, प्रश्न, जन्म 1143 सजरी, फारस में हुआ था। ठीक है, अब देखो, यह गोरी के साथ भारत में आया था। गोरी के साथ भारत आया, और भारत में भी कहां आया? अजमेर। चित्र बना लेला पास में। बताओ अजमेर का राजा कौन था उस समय जब ये भारत आया था? तो गोरी खुद पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय आक्रमण करता है अजमेर पर, चौहान तृतीय के समय। पहले मैं इनकी कहानी बताता हूँ, आगे की पूरी स्टोरी बाद में बताऊंगा कैसे और शाखाएं बटी इनकी। यह गोरी के साथ भारत आया, तो इनकी कर्म भूमि वो रही है अजमेर। तो बताओ ख्वाजा मोइनु चिश्ती, ख्वाजा मोनू साहब की जो दरगाह है वो भी कहाँ होगी? तो अजमेर के अंदर इसकी क्या बनी है? दरगाह। दरगाह के लिए 18 गांव दिए थे अकबर ने। 18 गांव दिए। किसने दिए? अकबर ने। दरगाह के लिए, दरगाह बनाने के लिए कितने गांव दिए थे अकबर ने? 18। लेकिन ये जो दरगाह है, इसका निर्माण जो है वो इल्तुतमिश ने करवाया था। जबकि पूर्ण जो करवाया वो हुमायूं ने। पूर्ण निर्माण किसने करवाया था? हुमायूं। यहां बड़े बड़े कढ़ाई रखे होते हैं जहां मीठे चावल बनते हैं। इसे बोलते हैं एक छोटी देग और एक बड़ी देग। एक यहां पर छोटी देग है और एक बड़ी देग। छोटी देग की भेंट किसने की थी और बड़ी देग की भेंट जो वो किसने की? छोटी देग की जो भेंट की थी वो जहांगीर ने, और बड़ा अकबर हुआ था। तो ऐसे याद रखना, अकबर ने बड़ी देग जो वो भेंट की थी। बड़ी देग छोटी देग क्या होती है गुरुजी? ये यहां पर आप कभी जाओगे तो यहाँ मीठे चावल बनते हैं इसमें, जिसे जर्दा कहते हैं। क्या बनते हैं? मीठे चावल बनते हैं। बड़ी बड़ी, देखिए होगी कोई रील्स वगैरह के अंदर, यूट्यूब वगैरह पे, बहुत बड़ी बड़ी कढ़ाई होती है, उसके अंदर मीठे चावल होते हैं। तो वो होती है बड़ी देग और छोटी देग। छोटी देग जहांगीर ने भेंट की थी और बड़ी देग किसने? अकबर ने। गुरुजी इस दरगाह में मेला भी भरता है क्या? इसे मेला नहीं बोलते, इस संप्रदाय में उर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उर्स। जो 1 रज्जब से 6 रज्जब तक लगता है। 1 रज्जब से 6 रज्जब तक जो है वो यहाँ क्या लगता है? आप नीचे नीचे देखो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप कंटिन्यू नीचे लिखते रहो बात, आप समझ जाओगे सारी बात किसकी बता रहे हो। मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की हेडिंग डाली है तो सारी इसी की बातें हैं ये। 1 रज्जब से 6 रज्जब तक यहाँ क्या लगता है? उर्स लगता है। उर्स
लगता है। और राजस्थान में लगने वाला मुसलमानों का सबसे बड़ा उर्स यही है, 1 रजब से 6 रजब लगता है, जो सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा मेला मुसलमानों का यही लगता है, ठीक है, जो 1 रजब से 6 रजब तक जो है वो भरता है। मेरी बात समझ में आई आपको क्या? उसके बाद देखो, यहां पर जो पूजा या हम कह दें सेवा करने का काम या उद्घाटन करने का काम, वो भीलवाड़ा का चिश्ती परिवार करता है। तो इस यहां पर जो ये उर्स है, इस उर्स का उद्घाटन भीलवाड़ा का चिश्ती परिवार करता है। चिश्ती परिवार करता है। लिख लो इतना फटाफट जल्दी। बोलो, समझ में आई इतनी बात? अब इसी के बाद पहले एक बार यहां समझो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जन्म कितने में हुआ? 1143 में, सर्जरी फारस में। तो ये कहां से आए थे? फारस से। ये प्रश्न आया हुआ एग्जाम में। यह गोरी के साथ आए थे। किसके साथ आए थे? मोहम्मद गोरी के साथ। और करम भूमि की अजमेर। तो बताओ दरगाह भी कहां होगी? अजमेर में। दरगाह के लिए 18 गांव मोस्ट इंपोर्टेंट है। बताओ किसने दिए? अकबर ने। 18 गांव किसने दिए थे? अकबर ने। इसका निर्माण दरगाह का इल्तुतमिश ने करवा दिया था, लेकिन पूर्ण निर्माण नहीं करवा पाया था, पूर्ण हुमायूं ने करवाया था। छोटी देग जो बेट की थी वो जहांगीर ने, और बड़ी देग अकबर ने। और मैं आपको एक बात बता दूं, देग क्या है? एक ही टाइप में जो है बड़ो पात्र है, इस टाइप से। और इसके अंदर क्या बनते हैं? चावल वगैरह बनते हैं, ठीक है। ये बड़ा कढ़ाई है जिसे देग बोलते हैं, एक छोटी है एक बड़ी है। बड़े वाली अकबर ने बेट की थी, जिसमें मीठे चावल बनाए जाते हैं, जिसको प्रसाद कहते हैं, और यहाँ के लोग जो है वो खाते हैं बड़े चाव से। 1 रजब से 6 रजब उर्स लगता है, सबसे बड़ा मेला है मुसलमानों का राजस्थान में। और उद्घाटन जो मेले का करते हैं वो भीलवाड़ा के चिश्ती संप्रदाय, हर बार 1 रजब से 6 रजब, ठीक है। भीलवाड़ा का चिश्ती परिवार है वो करता है उद्घाटन। बोलो इतनी बात समझ में आई? अब चिश्ती संप्रदाय है ना, इसकी शब्दावली है, वो आपको याद रखनी है। जैसे आपने धर्म में ये बोला आप मेरे गुरु जी हो, लेकिन इसमें गुरु नहीं बोलते, पीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ऐसी कुछ शब्दावली है, तो उसको आपको याद रखना है। तो लिखो चिश्ती संप्रदाय की शब्दावली। रामदेव जी के यात्री को क्या बोलते हैं? यात्रु बोलते हैं ना, तो इसमें भी वो चीजें देखनी है। अच्छा, सबसे पहले अपने देखना है कि गुरु को क्या बोलते हैं, गुरु। फिर पढ़ेंगे शिष्य को क्या बोलते हैं, और उसके बाद हम पढ़ेंगे उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी जो होता है वो क्या बोलते हैं, यात्री को क्या बोलते हैं, यात्रा को क्या बोलते हैं, और उपदेश स्थल, जहां पर ये लोग उपदेश देते हैं, उस स्थल को क्या बोलते हैं। तो इतना अपने को याद रखना है। गुरु, गुरु याद रखना पीर। गुरु को क्या बोलते हैं? पीर। शिष्य को याद रखना मुरीद है भाई, ये तो क्या है? मुरीद। तो शिष्य को क्या बोलते हैं? मुरीद। उत्तराधिकारी को बोलते हैं वली। क्या बोलते हैं? वली। अब बात करें अपने यात्री, तो यात्री को बोलते हैं जायरीन। क्या बोलते हैं? और यात्रा को बोलते हैं जियारत।
कि भाई ये जियारत पे गया। अकबर 2 बार जियारत पे गया था ख्वाजा साहब की। अकबर कितनी बार गया? 2 बार। पहली बार 1562 में, दूसरी बार 1570 में। अकबर 2 बार यात्रा पे जाता है ख्वाजा साहब की। और जो उपदेश स्थल है उसे बोलते हैं जमीद खान। जमीद खान लिख लो। चिश्ती संप्रदाय में कुछ शब्दावली। उत्तराधिकारी नहीं, उत्तराधिकारी जी आपने क्यों राजा को बेटो उत्तराधिकारी बना को? तो जैसे अब मैं पूछूं अकबर का उत्तराधिकारी कौन बना, तुम कहोगे जहांगीर। तो वो क्या कहलाएगा? बली। तो मतलब कहने को मतलब है चिश्ती संप्रदाय में इस प्रकार से बोलते हैं जो उत्तराधिकारी होता है। तो गुरु का नाम बोलो पीर। गुरु पीर, शिष्य मुरीद, उत्तराधिकारी गुरु, गुरु शिष्य, शिष्य और उत्तराधिकारी वली। इतना याद हो गया? आगे पढ़ो। यात्री जायरीन और यात्रा जियारत अकबर ने कितनी बार की थी? 2 बार। यात्री जियारीन, देखो यात्री जियारीन, यात्रा जियारत। अरे ये याद रखिए, यात्री ई की मात्रा नहीं है तो 2 ई की मात्रा आएगी, वो ई वाली मात्रा में आएगा। यात्रा इसमें एक बार ई की मात्रा, जियारत बस। उपदेश स्थल जमीद खान, जमीद खान। तो बोलो उपदेश स्थल, उपदेश स्थल, यात्रा जियारत, यात्रा और यात्री जिमारी जिया जियारीन, जायरीन, यात्री जायरीन, उत्तराधिकारी वली और शिष्य मुरीद, गुरु पीर। समझ में आई? अब बोलो जमीद खान क्या है? उपदेश स्थल, यात्रा जियारत, यात्री जायरीन, वली। अब बोलो आगे, शिष्य मुरीद, गुरु, ये कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? अब सुनो आगे कहानी क्या होती है। अब मैं कहानी आपको ये बता रहा हूं कि अब इसकी शाखा कैसे फटेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज समझने वाली, क्योंकि यहां से तुम्हें कहानी पूरी समझ में आएगी, आगे का इतिहास जो पढ़ेंगे कि क्या हुआ था। मैंने अभी तक तुम्हें जो कहानी बताई है वो गोरी की बताई है, और गोरी की कहानी बताई है 1192 तक की। 1192 में कौन सा युद्ध जीत लिया? त्राइन का दूसरा युद्ध। इसके बाद एक छोटी सी कहानी और सुनो। यहां अजमेर है, यहां पर क्या है? अजमेर। ऐसे बताया जाता है कि अजमेर जीत लिया था गोरी ने, और अजमेर पर जो है गोरी ज्यादा टाइम तक नहीं रुका था। तो जो पृथ्वीराज का बेटा था ना, इसका नाम था गोविंदराज। कौन? गोविंदराज। गोविंदराज के साथ यहां पर एक व्यक्ति और था, कुतुबुद्दीन ऐबक। उनको सारी जागीर वगैरह जो समझा दिया। गोविंदराज के साथ इसका चाचा भी था यहाँ अजमेर में। गोरी ने 94 में आक्रमण कर दिया था गैडवाल शासक पर। और गैडवाल शासक कौन था? क्यों गुरुजी, इसके साथ क्या दुश्मनी होगी, इस पे क्यों आक्रमण किया? जयचंद गैडवाल पर। तराइन के पहले युद्ध में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तराइन के दूसरे युद्ध का कारण मैंने आपको एक ये भी बताया था कि जो दशरथ शर्मा है वो ये लिखता है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय वह संयोगिता के बीच प्रेम हो गया था। ये प्रेम संबंध जो है वो बताता है, जबकि त्रिपाठी जी ये कहते हैं कि काल्पनिक घटना है। हम जो भी है वो मान लेते हैं। दशरथ शर्मा की बुक आती है इतिहास की, तो उसके अनुसार ये बात मिलती है। अब सुनना भाई, इसके बाद आगे ध्यान से, कि इन दोनों का जब प्रेम हुआ ना, तो ये नाराज हो गया था जयचंद गैडवाल। फिर ये भगा के और ले आया संयोगिता को, और भी नाराज हो गया।
तो बताते हैं कि त्रायन का जो दूसरा युद्ध हुआ था ना, तो ये गौरी के साथ मिल जाता है और कहता है कि अजमेर जीत कर आप मुझे दे दो गौरी को, और मैं आपके साथ सहयोग करूंगा। लेकिन क्या होता है, गौरी ने अजमेर तो जीत लिया, लेकिन पति गोंद पांति गोंदी ना दी, तो वो बिचरगो, और वो बिचरगो तो गौरी इगो मुंह बंद कराना आक्रमण करेगो। तो जयचंद गढ़वाल पर आक्रमण किया 1194 में, 2 साल बाद, 92 में खत्म हो गया, 94 में, 94 च्यों चंदावर, इनके बीच में एक युद्ध होता है, चंदावर का युद्ध। कौन सा युद्ध? चंदावर युद्ध। चंदावर युद्ध में हार कौन गया था और जीत किसकी होती है? गौरी। कौन कहता है मर गया? वो किस ग्रंथ के अनुसार? पृथ्वीराज रासो के अनुसार। मेरी बात समझ रहे हो सकता है कि वो 2 साल, अगर चलो मान लेते हैं मर गया, जरूरी थोड़ी 2 साल बाद हाथों हाथ मरा हुआ, मैंने तो कहानी बताई है तुम्हें समेट कर, 2 साल बाद ही थोड़ी हो सकता है बाद में। लेकिन इतिहासकार जो गौरी वाले हैं वो ये लिखते हैं नहीं, गौरी जो मरा था वो 1206 में मृत्यु हुई, खोखरा पार सिंध क्षेत्र है, सिंध के जाटों से लड़ते हुए मारा गया था ये, सिंध के जाटों से लड़ता हुआ मारा गया। मैं तुम्हें थोड़ा ऐसा लग रहा है कि गुरुजी थोड़ा खुदाई ज्यादा कर रहे हैं बहुत, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, तुम कहानी पूरी इसीलिए समझोगे, पूरी समझ पाओगे, गौरी कैसे मरा, पृथ्वीराज कैसे मरा, वो सारा दिमाग में समझ में आ जाएगा। अगर तुम्हें लग रहा है ना ज्यादा बता रहा हूं, तो तुम इतना ही लिखो जो तुम्हारे काम का है, तुम्हें ये तो आइडिया हो ही गया होगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो आपको बातें बता रहा हूं ये काम आएंगी जब आपके सामने घुमा फिरा के प्रश्न आएंगे ना, तब आप टेकल करो, क्योंकि कहानियां सारी सुनी हुई है और एग्जाम में आपको वास्तव में ये चीजें याद रहेंगी, कहानियों से प्रश्न सही होंगे। ये हमने सुनी थी त्रायन के दूसरे युद्ध में इस प्रकार सेना को परास्त किया था, अपनों ने पूरी कहानी पढ़ी है तो आपको याद रहेगी वो। तो 94 में चंदावर को युद्ध, जयचंद हारा था और कौन जीता? गौरी, ठीक है। गौरी की मृत्यु सिंध के जाटों से लड़ते हुए हुई थी। अब मैं आपको एक बात बताऊं, 16 जैसे ही 1206 के अंदर गौरी मरा, 1206 में जैसे ही गौरी मरा, और गौरी मरते ही बताते हैं कि दिल्ली पर मुस्लिम सत्ता तो आ गई है, मुस्लिम सत्ता तो आ गई है, लेकिन पूर्ण रूप से मुस्लिम सत्ता भारत में 1206 के अंदर अपना अधिकार कर लेती है। ये हम काल पढ़ते हैं 1206 से 1526 दिल्ली सल्तनत। तो 1206 में दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना की थी वो गौरी का दास था, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये लिखना मत, आप समझो ये कहानी, हर चीज ना लिखा करो। केंद्र केंद्र सरकार गई है, वह केंद्र सरकार में आगे बात, भारत की बात पढ़ाऊं बताऊं ला रहे हो। तो दिल्ली में जो अधिकार हो गया वो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर दी। और 1526 में इसके बाद हम एक वंश और पढ़ेंगे, मुगल काल। भारतीय इतिहास में पढ़ते हैं ना, मुगल काल कब तक रहा था? 1857 की क्रांति तक। तो इतना काल आता, ऐसी आई थी मुस्लिम सत्ता भारत के अंदर, समझ में आ गई? तो तब लिखते हैं कई इतिहासकार 6वीं से 11वीं शताब्दी लिखते हैं, कई 7वीं से 12वीं शताब्दी लिखते हैं कि गुर्जर प्रतिहार ऐसा वंश था जिसने वास्तव में अरबों को आक्रमण करने से रोका था। उसके बाद जो अंतिम ये शासक आए, इन्होंने ये रोक नहीं पाए थे, तो राजस्थान या भारत के अंदर मुस्लिम सत्ता का प्रवेश हो गया था। तो मुस्लिम सत्ता की जो स्थापना होती है वो कब होती है? 1206 में। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी और बताता हूँ। अब जैसे ही, अब ये 1206 तो वो इसको भूल जाओ, 1 मिनट, अब इधर आओ। अजमेर पर राज कौन करने लगा? ये करने लगे गोविंद राज और चाचा। राज तो क्या है, अंदर काम करते थे, क्योंकि इनको सती नहीं पुचाएंगे, बस ये उनकी गुलामी करते थे एक तरह से। और गोविंद राज के ये गुलामी सहन नहीं हुई, तो गोविंद राज कहता चाचा मैं तो जाऊं आठों। तो गोविंद राज जो है अजमेर छोड़कर आ जाता है यहाँ पर सवाई माधोपुर, और यहाँ पर एक स्थान है रणथंबोर। रणथंबोर में आके 1194 में, ये भी 1194 है और ये भी 1194 में, जब गोरी उधर युद्धों में विजय था, युद्धों में बिजी था, तो इसने रणथंबोर में 1194 में रणथंबोर के चौहानों की क्या करती? स्थापना। तो रणथंबोर के चौहानों का संस्थापक गोविंद राज है, गोविंद राय मत कर देना, गोविंद राय तो दिल्ली वाला है, बेटा हमेशा राज ही करता है। तो गोविंद राज था पृथ्वीराज चौहान तृतीय का बेटा, और गोविंद राज ने रणथंबोर में चौहान वंश की क्या करती? स्थापना। कल हम पढ़ेंगे रणथंबोर के चौहान। अब मुझे एक कहानी बताओ तुम, रणथंबोर का कैसे आई शाखा, पता लगी क्या? पूरा एकदम, किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है? दिल्ली में मुस्लिम सत्ता कैसे आई पता लगी ना,
क्योंकि कुतुब जैसे ही गोरी मरा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में अपनी सत्ता बसा ली, और यहाँ पर एक वंश शुरू होता है, गुलाम वंश। ठीक है, तो ये मत लिखना आप ये चीजें, बस अपने राजस्थान की काम काम की बातें लिखो, ये कहानी बतानी भी जरूरी थी, ये तुम्हें समझ में आ जाएगी। ठीक है, और कभी कई बार मैं क्या थोड़ा कहानी बताने लग जाऊं ज्यादा कि ये कैसे है, तो मास्टर तो कहानी कहानी बता, मैं सीधे सीधे लिखा दूंगा कि 10 मिनट में लिखा दूंगा जितना लिखने वाला, लेकिन समझ में नहीं आएगा, फायदा क्या उसके पढ़ने का, पल्ले कौन पढ़ोगे ना, पर्सन सही होगा एक भी, क्योंकि जरूरत थोड़ी है जो मैंने पर्सन जैसे बोर्ड पे लिखा वैसे ही बनेगा, पर्सन तो कैसे ही बना सकता है एग्जामिनर, और वो कैसे बनेगा जब आपको पूरी कहानी पता होगी ये किस प्रकार से क्या हुआ था। ठीक है, तो आज के लिए जय हिंद, मिलते हैं अपने अगली क्लास में।